आज का जो हमारा लेक्चर है ये टाटोमेरिज्म से रिलेटेड है। टाटोमेरिज्म में सबसे पहली बात जो हमने ये देखनी होती है कि बेसिकली टाटोमेरिज्म है क्या। टाटोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर दो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो एटम्स की पोजीशन होती है वो सिमिलर नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमने एग्जांपल लिख दी, बेसिकली एसीटोन की एग्जांपल है। ये बेसिकली कीटोन जिसे हम कह रहे हैं ये एसीटोन की एग्जांपल है, डाईमिथाइल कीटोन है। अब यहाँ पर अगर आप ये गौर करें तो ये बेसिकली ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इस तरफ, और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया। ये इसकी कीटो फॉर्म आ गई और ये इसकी इनोल फॉर्म आ गई। बेसिकली ये जो टाटोमेरिज्म का फिनोमेना था प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से बना, इसलिए इसे प्रोटॉन टाटोमेरिज्म का नाम भी देते हैं। अब बेसिकली जो टाटोमेरिज्म होती है इसके अंदर ज़रूरी ये है कि जो कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप है इसके साथ जो है कार्बन एटम जो अटैच होना चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन का अवेलेबल होना ज़रूरी है। अब एग्जांपल है, ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड की एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल पर अगर आप देखें तो ये कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप के साथ वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ है ये अटैच्ड हाइड्रोजन है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमने इधर शिफ्ट किया, इसको इधर, तो ये इसकी कीटो फॉर्म है और ये इसकी इनोल फॉर्म है। अब ये दोनों फॉर्म्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसे कीटो फॉर्म क्यों कहते हैं और इसे इनोल फॉर्म क्यों कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपने ये कंसिडर करना है कि जब कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप होगा, चाहे वो एल्डिहाइड में हो चाहे वो कीटोन में हो, उसको हम जनरली कीटो फॉर्म कंसिडर करते हैं। और जब इनोल फॉर्म की बात करते हैं तो इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक ईन, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसलिए हम इसे इनोल फॉर्म कहते हैं। ये बात याद रखें कि जब दो फंक्शन ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं तो वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, और यही वजह होती है कि जो परसेंटेज होती है इनोल फॉर्म की वो हमेशा कम होती है जब उसको हम कंपेयर करते हैं कीटो फॉर्म के साथ। अब अगर हम यहाँ पर देखें इसी बात को फर्दर अगर प्रोसीड करें तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है। जो कीटो फॉर्म है इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। जबकि जो इनोल फॉर्म है इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। यानी बेसिक डिफरेंस दोनों में जो नज़र आ रहा है वो ये है कि कीटो फॉर्म के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, जबकि इनोल फॉर्म के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। कीटो फॉर्म में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन ये है कि अगर ये परसेंटेज को हम देखें तो यहाँ पर ये जो कीटो फॉर्म है ये 99.9% है और जो इनोल फॉर्म है वो सिर्फ 0.1% है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और इसकी परसेंटेज बहुत कम है। अब कीटो फॉर्म या इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी का हमें कैसे पता चलता है। कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी का हमें या परसेंटेज का पता चलता है इनकी स्टेबिलिटी से। जो स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी परसेंटेज उतनी ज़्यादा होती है, और जो स्ट्रक्चर जितना कम स्टेबल होता है उसकी परसेंटेज उतनी कम होती है। इसी तरह अगर हम एसीटोन की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि CH3 C डबल बॉन्ड हो और ये CH3, अगर इसका हम टाटोमर बनाएं उसी तरह तो ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड COH और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो कीटो फॉर्म की परसेंटेज है ये ग्रेटर देन 99% है, और जबकि जो इनोल फॉर्म की परसेंटेज है यहाँ पर ये 1.5 इंटू 10⁻⁴ ये 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ है। तो यहाँ से फिर एक और बात हमें क्लियर हुई कि कीटो और इनोल फॉर्म की परसेंटेज का पता चलता है उनके स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनोल फॉर्म की परसेंटेज हमेशा कम हो। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर इनोल फॉर्म की परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है देन दैट ऑफ कीटो फॉर्म। उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न ये होती है कि जब इनोल फॉर्म बनती है तो वो जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उस स्ट्रक्चर के अंदर एडिशनल स्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, दो रीजंस होती हैं, एक तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें हो जाती है, और जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो रिंग की फॉर्मेशन का बायस बनती है, और जब रिंग की फॉर्मेशन का बायस बनती है तो उसको हम किलेशन कहते हैं, और वो मॉलिक्यूल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का बायस बनती है। और ख़ास तौर पर ऐसे कंपाउंड जो कि बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड होते हैं या ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर दो कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप्स मौजूद हों, जैसा कि ये वाली एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O,
ये CH2, इसे मैं ये ओपन करके लिख देता हूँ। और इसी तरह ये देखें C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये एसीटाइल एसीटोन है। ये बेसिकली ग्रुप एसीटाइल है, ये एसीटोन था, इधर से एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया। अब जब हमने इसको टाटोमेरिज्म से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पर ये देखें, अब आप इसको शिफ्ट कर दें, ये इस तरफ और ये इस तरफ, और ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुआ, तो ये हमारे पास आ गया CH3CO और ये मैंने H इस तरह करके लिख दिया, और ये डबल बॉन्ड ये CH और इसके साथ ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब ये बेसिकली ये इसकी कीटो फॉर्म थी, और ये बच्चों इसकी इनोल फॉर्म है। जब हम इसकी परसेंटेज की बात करते हैं कीटो फॉर्म की और इनोल फॉर्म की, तो कीटो फॉर्म की यहाँ पर परसेंटेज है 24% और इनोल फॉर्म है 76%। अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनोल फॉर्म की परसेंटेज क्यों यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो इनोल फॉर्म की परसेंटेज यहाँ पर इंक्रीज होती है, दिस इज ड्यू टू इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जो इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो मॉलिक्यूल के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को डेवलप कर देती है। अब इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बेसिकली 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन का बायस बन रही है। जो 6 मेंबर रिंग इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, एक तो इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होती है, यानी जो स्टेरिक हिंड्रेंस है ये इसके अंदर बहुत कम होती है। जब स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होती है तो इसके नतीजे में मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इसी बात को हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर कैसे होती है। अब ये एसीटाइल एसीटोन का जो कम्प्लेक्स था उसके हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को ये बताया था। ये देखें CH3 C, ये O लिख दिया और इसके साथ H, और ये इसी तरह ये डबल बॉन्ड CH और ये फिर दोबारा C, ये डबल बॉन्ड O और ये CH3। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें, ये इसकी इनोल फॉर्म थी। अब इसके दरमियान ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। अब ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसके अंदर डेवलप हो रही है और ये बेसिकली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी दूसरी जो टाटोमेरिक फॉर्म है ये बेसिकली रेजोनेंस में एग्जिस्ट करता है। रेजोनेंस में क्यों एग्जिस्ट करता है, बेसिकली ये 2 डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ गए। जब ये 2 डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ जाते हैं तो ये रेजोनेंस का फिनोमिना शो करता है, और जब ये रेजोनेंस का फिनोमिना शो करता है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाता है। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो क्योंकि इसके पास ये लोन पेयर अवेलेबल है, ठीक है जी, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देते हैं और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देते हैं, और इसको फिर कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी वाले स्ट्रक्चर को CH3 C, अब ये डबल बॉन्ड आ जाएगा O और इसके साथ ये यहाँ पर है H, हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये प्लस चार्ज आ जाएगा अब इसके ऊपर, और ये CH, और इसी तरह यहाँ पर है सिंगल बाई, ये डबल बॉन्ड अब हो जाएगा इस तरफ, डबल बॉन्ड C, ये CH3 और ये O और ये माइनस। अब यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेवलपमेंट की वजह से इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल हम देखें जिसके अंदर है एस्टोएस्टिक एस्टर की है, उसको कुछ इस तरह हम रिप्रेजेंट कर देते हैं CH3, ये लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O, और ये उसी तरह CH2 लिख दिया, और ये देखें फिर दोबारा C डबल बॉन्ड O और ये OC2H5, ये एसिटोएस्टिक एस्टर है, इसको एसिटो कहते हैं, और ये इथाइल एसीटेट का फार्मूला है तो इसलिए इसे एसिटोएस्टिक एस्टर का नाम देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये सेम वे में उसी तरह आपने कीटो वाले फंक्शन ग्रुप जो है जिसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होगा
आपने इसको उधर शिफ्ट करना है, तो ये सेम वे में उसी तरह ये CH3C, ये OH और डबल बॉन्ड ये CH और ये C डबल बॉन्ड OC2H5, ये यहाँ पर इसकी कीटो फॉर्म है और ये इसकी इनोल फॉर्म है। अब ये 92% है और ये हमारे पास 8% है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये परसेंटेज 8% है, हालांकि पहले वाली एग्जाम्पल से परसेंटेज कम है। तो रीज़न इसकी ये है कि बेसिकली परसेंटेज इसकी इंक्रीज़ हुई है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि इसके अंदर और भी फैक्टर्स आ जाते हैं जो इसको उस हद तक स्टेबिलिटी को डेवलप नहीं होने देते जो होनी थी, और वहाँ पर ये रेजोनेंस का फिनोमेना ऑपरेट होता है अल्कोक्सी ग्रुप का इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो जिसकी वजह से इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी डेवलप नहीं होती। लेकिन ये भी जो परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हुई है। इसको कुछ हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसको सर्कुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ इस तरह रिप्रेजेंट हो जाती है। ये देखिए CH3C, ये OH और ये डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड O और ये C2H5। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी डेवलप हुई है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हुई है। किसकी वजह से हुई है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हुई है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कीटो फॉर्म हो या इनोल फॉर्म हो, आइदर अ कीटो फॉर्म और इट्स स्टार्टोमेरिक फॉर्म में लूज अ प्रोटोन टू फॉर्म इंटरमीडिएट इनोलेटाइन। अब क्वेश्चन ये कि जो इंटरमीडिएट बनता है वो इनोलेटाइन बनता है, किस तरह? जैसा कि देखें R, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3 था, इसको हम इस तरह करके लिख देते हैं, ये CH3 के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप गौर करते हैं तो हमें ये पता चलता है इसके अंदर है कि बेसिकली ये प्रोटोन यहाँ से लूज़ होना है, ये वाला। जब ये वाला प्रोटोन लूज़ होता है तो इसकी चाहे कीटो फॉर्म बने चाहे इनोल फॉर्म बने, पहले हम इसकी बना लेते हैं ये कीटो फॉर्म ही, लेकिन उसके अंदर है ये CH2 पर माइनस चार्ज है। अब ये देखें, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाए और ये इस तरफ शिफ्ट हो जाए और ये रेजोनेंस का फिनोमेना इनके दरमियान ऑपरेट होगा और ये बन जाएगा RCO माइनस और ये डबल बॉन्ड है CH2, ये बेसिकली, और ये प्लस हाइड्रोजन आयन मैंने इधर लिख दिया। अब ये इसकी कीटो फॉर्म है और ये इसकी इनोल फॉर्म है, दोनों रेजोनेंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब वो ये कहते हैं कि आइदर कीटो फॉर्म, चाहे इसकी कीटो फॉर्म हो चाहे इनोल फॉर्म हो, जब वो प्रोटोन को लूज़ करती हैं तो ये इंटरमीडिएट बनता है। ये क्या है? इंटरमीडिएट बनता है, इसे इनोलेटाइन कहते हैं। ठीक है, वो दोबारा रिकम्बाइन करता है और कोई भी टाटोमर बना देता है। अब ये इसकी कीटो फॉर्म थी, अब ये हमने इनोल फॉर्म इसकी इधर लिख देते हैं, ये इसकी इनोल फॉर्म है। अब वो कहना ये चाह रहे हैं आथर कि ये इसकी कीटो फॉर्म है और ये इसकी इनोल फॉर्म है। अब वो कहते हैं आइदर अ कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म लूज अ प्रोटोन, ये प्रोटोन लूज कर दिया। अब वो कहते हैं अब डिपेंड इस पे करता है कि अब अगर इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये प्रोटोन इसके साथ अटैच हो जाएगा, अगर कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो कीटो फॉर्म के साथ अटैच हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि क्योंकि टाटोमराइजेशन में प्रोटोन ट्रांसफ़र हो रहा है और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब ये प्रोटोन ट्रांसफ़र हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द लीवस कंसेप्ट प्रोटोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब प्रोटोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये लीवस एसिड के तौर पर एक्ट करता है, लीवस एसिड के तौर पर एक्ट करता है। जब ये लीवस एसिड के तौर पर एक्ट करता है तो इसका मतलब है किसी भी बेस के साथ इसको रिमूव किया जा सकता है। अब जैसा कि यहाँ पर देखें, ये लिखा हमने RC डबल बॉन्ड O और ये बेसिकली इस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एक ही प्रोटोन इसके ऊपर लगाया, इसको हमने बेस के साथ ट्रीट कर दिया जिसके पास ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था। अब बेस ने इस प्रोटोन को रिमूव कर लिया और ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर आया तो ये इस तरह रिप्रेजेंट हो गया RC डबल बॉन्ड O CH2, ये बेसिकली बेस ने इस प्रोटोन को रिमूव किया, ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन गई जो कि कीटो फॉर्म थी। अब यहाँ पे रेजोनेंस का फिनोमेना ऑपरेट हुआ और ये रेजोनेंस को डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये देखें ये इसकी इनोल फॉर्म बन गई।
अब ये बेसिकली इंटरमीडिएट है और प्लस ये यहाँ पर ये वाला जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, इस बेस ने इस प्रोटॉन को रिमूव किया तो ये पहले इसकी कीटो फॉर्म बनी, ये रेजोनेंस का फिनोमिना शो किया तो ये इसकी इनोल फॉर्म कर दी। अब ये जो कीटो फॉर्म है या इनोल फॉर्म है, अब अगर हम इसको, और ये इसकी कीटो फॉर्म है। अब जो एक्सटेंट है इनोलाइजेशन का वो 3 फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, एक सॉल्वेंट है, दूसरा कंसंट्रेशन है और तीसरा टेम्परेचर, यानी 3 फैक्टर्स हैं। एक सॉल्वेंट है, दूसरे नंबर पे कंसंट्रेशन है और तीसरे नंबर पे टेम्परेचर है। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटेंट ऑफ इनोलाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो एसीटोएस्टिक एस्टर की हमने एग्जांपल दी थी उसके अंदर इनोल कंटेंट था 0.4% वाटर में और 19.8% है टोलिन में। अब पहले हम सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्वेंट हमने 2 चूज़ कर लिए, एक वाटर और एक इसी तरह एसीटोन जो है हमने यहाँ पर दूसरा जो सॉल्वेंट था वो टोलिन हमने चूज़ कर लिया, जिसका ये वाला स्ट्रक्चर है। अब बेसिकली हमारे पास टोलिन भी सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसको मिथाइल बेंजीन कहते हैं, और वाटर को भी सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास कंपाउंड था एसीटोएस्टिक एस्टर, जिसकी मैंने पहले आप लोग को एग्जांपल दी, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O C2H5। ये टाटोमेरिज्म का फिनोमिना शो करता है, जिसको हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेसिकली ये इसकी इनोल फॉर्म है और ये इसकी कीटो फॉर्म है और ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब ये कीटो फॉर्म थी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया और ये इसकी इनोल फॉर्म है। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्वेंट लेंगे वाटर, पहले हम वाटर सॉल्वेंट ले लेते हैं। जब वाटर को हमने यहाँ पर सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किया तो इनोल फॉर्म की जो परसेंटेज थी वो सिर्फ 0.4% थी और जो कीटो फॉर्म थी इसके अंदर 99.6% थी। इसी तरह जब हमने टोलिन को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया तो ये जो इनोल फॉर्म की परसेंटेज थी 19.8% हो गई और ये जो कीटो फॉर्म की परसेंटेज थी वो 79.2% रहेगी। तो कहने का मकसद ये है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो है अहम किरदार अदा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सॉल्वेंट को चेंज कर देंगे तो जो परसेंटेज होगी कीटो फॉर्म की और इनोल फॉर्म की वो चेंज हो जाएगी। अब ये क्यों चेंज होती है? रीज़न ये होती है कि जब वाटर को हम सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली वो जो ये कार्बोनिल ग्रुप है बेसिकली जो एसीटोएस्टिक एस्टर में है इसको वो स्टेबलाइज कर लेता है। वाटर का मालिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इसको स्टेबलाइज कर देता है, तो जिसकी वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस कम रह जाते हैं। लेकिन जब टोलिन की बात करते हैं तो जो टोलिन है एक तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक है और ये एसिटोएस्टिक एस्टर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी नहीं रखता। जब एबिलिटी नहीं रखता तो मैक्सिमम चांसेस फिर होते हैं इनोल फॉर्म में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, और जब इनोल फॉर्म के मैक्सिमम चांसेस होते हैं यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, तो इसके नतीजे में हम ये कहते हैं कि जो परसेंटेज होती है इनोल फॉर्म की इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि ये एग्जांपल हमारे पास है फिनोल की क्विनोन के साथ, जिसको फिनोल कीटो टाटोमेरिज्म का नाम देते हैं। ये हमारे पास फिनोल है। अब यहाँ पर अगर हम ये टाटोमेरिज्म का फिनोमिना इसमें शो करें तो ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ, और ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में इसके साथ अटैच हो जाएगा और इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो ये इसकी फिनोल फॉर्म है। ये इसका फिनोल वाला स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये भी इनोल है क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और ये क्विनोन बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये भी हमारे पास बेसिकली फिनोल कीटो टाटोमर है। ये एग्जांपल हमारे पास है फिनोल कीटो टाटोमर की है। अब दूसरे नंबर पे अगर नाइट्रोसो ऑक्साइम की बात करें तो जो नाइट्रोसो ऑक्साइम है
ये भी यहाँ पर टाटोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये भी टाटोमेरिज्म का फिनोमिना शो करता है। अब ये टाटोमेरिज्म का कैसे फिनोमिना शो करेगा, ये देखें, अगर हम इस तरह कर लें आर सी, ये आर एच और इसी तरह एन डबल बॉन्ड हो, ये इसके अंदर नाइट्रोसो ग्रुप है, ये एनओ को हम नाइट्रोसो ग्रुप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ, और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आप ये आर सी आर डबल बॉन्ड एन और ये ओ एच, ये बेसिकली नाइट्रोसो फॉर्म है, ये इसकी नाइट्रोसो फॉर्म है। और ये ऑक्साइन है। हमेशा ये बात याद रखनी है कि बेसिकली जब कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, तो उसको हमेशा ऑक्साइन फॉर्म कहते हैं। अब नाइट्रोसो, हम नाइट्रो एसी नाइट्रो टाटोमेरिज्म की बात करते हैं। जब नाइट्रो एसी नाइट्रो टाटोमेरिज्म की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह है स्ट्रक्चर, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास इसकी नाइट्रो फॉर्म है। अब इसको हम उसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर टाटोमेरिज्म की फॉर्म में, जिसको रिवर्सिबल रिएक्शन से शो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा, ये इस तरफ, और ये हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो फॉर्म है इसको हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास है नाइट्रो एसी नाइट्रो फॉर्म है। यहाँ पर भी टाटोमेरिज्म का फिनोमिना ऑपरेट होता है। इसी तरह आखिरी एग्जांपल जो है आज के लेक्चर की, ये इमाइन इन अमीन टाटोमेरिज्म है। अगर हम इमाइन की बात करें तो ये यहाँ पर कुछ हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये इमाइन है, और इसे इन अमीन से कुछ इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस तरफ आ जाएगा, ये इधर, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्रोटॉन। तो ये हमारे पास है कुछ इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह हो जाती है। तो ये हमारे पास इन अमीन है। अब कहने का मकसद ये है कि ये पूरे लेक्चर से हमें ये बात समझ में आती है कि बेसिकली टाटोमेरिज्म है क्या। टाटोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर 2 रेडिली इंटरकन्वर्टेबल आइसोमर्स होते हैं, और वो जो रेडिली इंटरकन्वर्टेबल आइसोमर्स होते हैं वो बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। जब 2 रेडिली इंटरकन्वर्टेबल आइसोमर्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं तो ये फिनोमिना टाटोमेरिज्म कहलाता है। और अब तक जो हमने टाटोमेरिज्म के बारे में पढ़ा, यहाँ पर हमने क्योंकि प्रोटॉन की शिफ्टिंग की, और इसलिए ये जो टाटोमेरिज्म है इसे हम प्रोटॉन टाटोमेरिज्म का नाम। बात ये है कि ये जो आज का टॉपिक था जो कि टाटोमेरिज्म से रिलेटेड था, इसके अंदर मैंने आप लोग को क्या बात समझाने की कोशिश की। देखिए ये लिखा हुआ है 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which differ in the relative position of their atoms exist in dynamic equilibrium and are readily interconvertible are called tautomers. The phenomena is called tautomerism, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, and their interconvergence is called tautomerization. फिर देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है tautomerism that involve the transfer of proton from one part of molecule to another is called proton tautomerism. The most common example of proton tautomerism are provided by the carbonyl compound. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो कार्बोनिल कंपाउंड से प्रोवाइड की जाती है, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन हो। अब ये एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एसीटोन की थी, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप के साथ, इसके साथ ये जो अटैच हाइड्रोजन है ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये इस तरफ, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया, ये इसकी कीटो फॉर्म है और ये इसकी इनोल फॉर्म है। फिर देखिए लिखा हुआ द टाटोमेरिज्म कंटेनिंग द कार्बोनिल ग्रुप is designated as keto form. The other one containing the hydroxyl group attached to doubly bonded carbon is called enol form. ये देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो ये इसकी इनोल फॉर्म है। अब अगले पेज पर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनोल फॉर्म
अब कीटो फार्म और इनोल फार्म में फ़र्क क्या है? कीटो फार्म डिफर फ्रॉम द इनोल फार्म इन पोजेसिंग द कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। जबकि जो इनोल फार्म है उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। ये पैराग्राफ पूरा स्टेबिलिटी को डील करता है। मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली कीटो फार्म ज़्यादा होगी या इनोल फार्म, ये इनके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जिसका स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी परसेंटेज उतनी ज़्यादा होगी। फिर ये दो एग्जांपल्स हैं, एस्टेल्डिहाइड की हमने डिस्कस की, एसीटोन की। यहाँ पर परसेंटेज देखें, एल्डिहाइड में या कीटोन में कीटो फार्म की परसेंटेज ज़्यादा है और इनोल फार्म की परसेंटेज कम है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कीटो फार्म की परसेंटेज ही ज़्यादा रहे, इनोल फार्म की परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो सकती है अगर मालिक्यूल के अंदर इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाए कंपाउंड में। और ऐसे कंपाउंड जिनको हम बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड का नाम देते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल दी थी एसिटाइल एसीटोन की, यहाँ पर देखें ये इसकी कीटो फार्म है, ये इसकी इनोल फार्म है। अब इनोल फार्म की परसेंटेज 76% है, कीटो फार्म की 24% है। अब ये परसेंटेज क्यों इंक्रीज हुई? बेसिकली ये वाली जो डायग्राम है, जैसे कि पहले मैंने आपको पेज पे समझाई, यहाँ पर ये इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। इस इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है और इनोल फार्म की परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। अब इसी तरह अगर यहाँ पर हम एसीटोएस्टिक एस्टर की बात करें तो एसीटोएस्टिक एस्टर में अगर आप देखें तो 92% इसकी कीटो फार्म है और 8% इसकी इनोल फार्म है। यहाँ पर भी परसेंटेज क्यों इंक्रीज हुई नॉर्मल से? यहाँ पर भी इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस पैराग्राफ में ये समझाने की कोशिश की गई कि चाहे कीटो फार्म हो चाहे इसकी इनोल फार्म हो, इनोल फार्म भी प्रोटॉन लूज करेगी, लेकिन वो प्रोटॉन लूज करेगी जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। कीटो फार्म लूज करेगी अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, ये इंटरमीडिएट बनता है। और ये जो हाइड्रोजन आयन है दोबारा या कीटो फार्म के साथ अटैच होगा या इनोल फार्म के साथ, ये डिपेंड करेगा इन दोनों की स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, कुछ कीटो फार्म की अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो कीटो फार्म के साथ अटैच होकर कीटो फार्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इनोल फार्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो इनोल फार्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया जो एक्सटेंट है इनोलाइजेशन की, 3 फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। एस्टोएस्टिक एस्टर की मैंने आपको बताया इनोल कंटेंट जो होते हैं 0.4% है वाटर में, 19.8% टोलिन में है। ये मैंने आपको बता दिया कि वाटर बेसिकली स्टेबलाइज कर लेता है कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, तो जिसकी वजह से इसकी ये जो इनोल फार्म होती है ये इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस इसमें कम हो जाते हैं। लेकिन जब टोलिन को यूज़ करते हैं तो फिर क्योंकि टोलिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता तो इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। फिर ये आपको एग्जांपल्स और बताई, फिनोल कीटो टाटोमर्स की एग्जांपल थी, नाइट्रोसोक्साइम की एक बता दी, इसी तरह नाइट्रो और एसी नाइट्रोफार्म की बता दी, और आखिरी एग्जांपल जो थी यहाँ पर ये इन एमीन की बता दी। इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पर देखें, ये बेसिकली वो कार्बन है जो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, और ये बेसिकली इस कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच है ये कंजुगेशन में है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले हाइपर कंजुगेशन बताई थी, टाटोमेरिज्म भी तकरीबन उसी तरह का फिनोमेना है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एटम भी शिफ्ट हो रहे हैं इसलिए इसे हम हाइपर कंजुगेशन से अलग कंसिडर करते हैं। तो ये देखें, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इस तरफ, तो ये फॉर्म आ गया।